Friends, this is the next lecture of thermodynamics in which we will discuss about Planck's radiation law. दोस्तों, ऊष्मागतिकी का ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम प्लांक विकिरण नियम के बारे में चर्चा करेंगे. In this lecture, we will discuss about Planck's quantum hypothesis, average energy of Planck oscillator, and finally Planck's radiation law. तो आज के इस लेक्चर में हम प्लांक की क्वांटम अभिधारणा, प्लांक दोलित्र की औसत ऊर्जा तथा अंत में हम प्लांक विकिरण नियम या प्लांक विकिरण सूत्र के बारे में स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लांक्स क्वांटम हाइपोथेसिस. तो सबसे पहले प्लांक की क्वांटम अभिधारणा या प्लांक की क्वांटम परिकल्पना. So Planck's quantum hypothesis. Since Weins radiation law and Rayleigh-Jeans law cannot use for the entire range of wavelength. अब Weins radiation law and Rayleigh-Jeans law दोनों हमने स्टडी किए हुए हैं और ये जो दोनों लॉ हैं ये वेवलेंथ की एंटायर रेंज में यूज नहीं किए जा सकते हैं. लो वेवलेंथ पर एक लॉ होल्ड होता है एंड हायर वेवलेंथ पर दूसरा लॉ होल्ड होता है. क्योंकि विकिरण नियम तथा रेले-जीन नियम तरंगदैर्ध्य की संपूर्ण परास में प्रयोग में नहीं लिए जा सकते हैं. So Max Planck gave the new fact about the nature of electromagnetic oscillator and a new theory was developed by him. This theory is known as Planck's quantum theory. इसलिए मैक्स प्लांक ने विद्युत चुंबकीय दोलित्र की प्रकृति को समझाने के लिए एक नई अभिधारणा प्रस्तुत की. यह नया सिद्धांत प्लांक द्वारा निगमित किया गया था, इसलिए इसे हम प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं. So this new theory was developed by Max Planck. So this theory is known as Planck's quantum theory. According to Planck, the radiation energy emitted or absorbed in the black body is always by electromagnetic oscillator. प्लांक के अनुसार कृष्णिका में उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा या कृष्णिका द्वारा अवशोषित विकिरण ऊर्जा सदैव विद्युत चुंबकीय दोलित्र द्वारा होती है. द रेडिएंट एनर्जी इमिटेड और absorbed by the oscillators are discrete, not continuous. इसके अनुसार दोलित्र द्वारा अवशोषित विकिरण ऊर्जा या उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा सदैव विविक्त होती है, यह सतत नहीं होती है. तो ऑसिलेटर जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा
या ऑसिलेटर जो रेडिएशन एनर्जी इमिट करेगा वो हर केस में डिस्क्रीट होगी, विविक्त होगी, कभी भी कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होगी। ईच ऑसिलेटर emit or absorbs the energy as an integral multiple of a smallest amount of energy, and this smallest amount of energy is h nu। प्रत्येक दोलित्र द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा सदैव ऊर्जा के एक न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होगी तथा ऊर्जा का यह न्यूनतम मान h न्यू होगा। सो प्रत्येक दोलित्र द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा सदैव h न्यू का पूर्ण गुणज होती है। Thus, the energy emitted or absorbed by the oscillator is h nu, twice h nu, 3h nu and so on। इस प्रकार दोलित्र द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा h nu, 2h nu, 3h nu आदि होगी। यह कभी भी हाफ इंटीग्रल फॉर्म में नहीं होगी, मीन्स इसकी वैल्यू कभी भी हाफ एच न्यू, 3/2 एच न्यू, 1.4 एच न्यू या इस फॉर्म में कभी भी नहीं होगी। ये हर केस में एच न्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होगी, एच न्यू का पूर्ण गुणज होगी। सिंस द मिनिमम एनर्जी इमिटेड और absorbed by an oscillator is known as quantum, hence this theory is known as quantum theory। चूंकि दोलित्र द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित न्यूनतम ऊर्जा क्वांटम कहलाती है, इसलिए प्लांक का यह सिद्धांत क्वांटम सिद्धांत कहलाता है। सो E equal to h nu, E is the minimum energy absorbed or emitted by an oscillator। तो दोलित्र द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित न्यूनतम ऊर्जा h nu है, so E equal to h nu। Here nu is the frequency of oscillator। यह न्यू दोलित्र की आवृत्ति है एंड h is प्लैंक्स कांस्टेंट तथा h प्लांक नियतांक है एंड इट्स वैल्यू इज 6.62 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड तथा प्लांक नियतांक h का मान 6.62 into 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है। नाउ एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक्स ऑसिलेटर, प्लांक दोलित्र की औसत ऊर्जा। सो एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक्स ऑसिलेटर, प्लांक दोलित्र की औसत ऊर्जा। प्लांक यूज्ड मैक्सवेल बोल्ट्जमैन थ्योरी टू कैलकुलेट द एनर्जी इमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी। प्लांक ने कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का मान ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के सिद्धांत का प्रयोग किया। सो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन थ्योरी यूज करके मैक्स प्लैंक ने ब्लैक बॉडी जो एनर्जी इमिट करती है उसकी वैल्यू कैलकुलेट की, कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का मान ज्ञात किया या कृष्णिका द्वारा
उत्सर्जित ऊर्जा की गणना की। According to him, the number of oscillators at any temperature T having discrete energy and h nu is, उसके अनुसार किसी ताप T पर विविक्त ऊर्जा NH nu रखने वाले दोलित्रों की कुल संख्या होगी Nn is equal to A exponential minus NH nu upon KT। तो वो ऑसिलेटर जिनकी एनर्जी NH nu है एंड टेम्परेचर T है, उनकी जो क्वांटिटी होगी या उन ऑसिलेटर की जो संख्या होगी वो Nn होगी, और उस Nn की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से देंगे। हियर A इज एनी कांस्टेंट एंड K इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट। यहां A कोई नियतांक है जबकि K बोल्ट्जमान नियतांक है, एंड N इज इंटीग्रल नंबर तथा N पूर्णांक है। सो टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर हैविंग एनर्जी NH nu, इसलिए NH nu ऊर्जा वाले दोलित्रों की कुल ऊर्जा, क्योंकि नंबर ऑफ ऑसिलेटर हमने Nn निकाले हैं एंड हर ऑसिलेटर की एनर्जी हम NH nu कह रहे हैं। सो ऑसिलेटर की टोटल एनर्जी या दोलित्रों की कुल ऊर्जा क्या आ जाएगी NH nu into Nn। So En is equal to NH nu into Nn। Now total energy of oscillator in black body, कृष्णिका में दोलित्रों की कुल ऊर्जा। अब इस एनर्जी वाले ऑसिलेटर की जो टोटल एनर्जी है वो हमको En मिल गई है। अब ब्लैक बॉडी के अंदर जितने भी ऑसिलेटर्स हैं उन सबके एनर्जी हम ऐड कर देते हैं। सो टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर इन ब्लैक बॉडी वो क्या आ जाएगा इक्वल टू सिग्मा En, एंड En क्या है NH nu Nn। सो इक्वल टू सिग्मा NH nu Nn। सो इक्वल टू सिग्मा NH nu Nn। Now the total number of oscillator in black body, कृष्णिका में कुल दोलित्रों की संख्या n इक्वल टू सिग्मा Nn। अब Nn की वैल्यू हमने निकाल रखी है। सो एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर वो क्या जाएगा टोटल एनर्जी अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर, कुल ऊर्जा अपॉन कुल दोलित्रों की संख्या। सो एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर या दोलित्र की औसत ऊर्जा E बार इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स, दोलित्रों की कुल ऊर्जा अपॉन दोलित्रों की कुल संख्या। सो E बार इक्वल टू E अपॉन N। हियर E इज द टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर एंड N इज टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर। तो यहां पर E दोलित्रों की कुल ऊर्जा है तथा N दोलित्रों की कुल संख्या है, एंड E की वैल्यू हमने निकाल रखी है सिग्मा NH nu Nn एंड कैपिटल N है सिग्मा Nn। तो E की जगह आप ये पुट कर दो, N की जगह सिग्मा Nn पुट करो। सो E बार की वैल्यू क्या आएगी सिग्मा NH nu Nn डिवाइडेड बाय सिग्मा Nn, एंड Nn हमने पहले निकाला हुआ है। सिंस Nn इक्वल टू A एक्सपोनेंशियल माइनस NH nu अपॉन KT,
तो इस nn की जगह हम a एक्सपोनेंशियल माइनस NH न्यू अपॉन KT पुट कर देते हैं। सो ई बार क्या आ जाएगा, सिग्मा NH न्यू a एक्सपोनेंशियल माइनस NH न्यू अपॉन KT डिवाइडेड बाय सिग्मा a एक्सपोनेंशियल माइनस NH न्यू अपॉन KT। सो ई बार की वैल्यू हमको मिल गई सिग्मा NH न्यू a एक्सपोनेंशियल माइनस NH न्यू अपॉन KT डिवाइडेड बाय सिग्मा a एक्सपोनेंशियल माइनस NH न्यू अपॉन KT। नाउ a हमारा कांस्टेंट है तो a हमारा सिग्मा से बाहर आ जाएगा, और जैसे a को आप सिग्मा से बाहर लोगे a से a कैंसिल हो जाएगा। सो ई बार हमको क्या मिलेगा, सिग्मा NH न्यू एक्सपोनेंशियल माइनस H न्यू अपॉन KT डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्सपोनेंशियल माइनस H न्यू अपॉन KT। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ई बार। नाउ लेट x इक्वल टू H न्यू अपॉन KT। सो H न्यू बाय KT को हमने x एज्यूम किया है, एंड यहां से अगर H न्यू की वैल्यू निकाले सो H न्यू क्या जाएगा, x KT। सो H न्यू इक्वल टू x KT। तो इस इक्वेशन में हम H न्यू बाई KT की जगह x पुट कर देते हैं। सो यहां पर भी x हो जाएगा और यहां पर भी x आ जाएगा, एंड इस H न्यू की जगह हम x KT रख देते हैं। सो ई बार क्या आ जाएगा, सिग्मा n x KT एक्सपोनेंशियल माइनस NX डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्सपोनेंशियल माइनस NX। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर। इसलिए दोलित्र की औसत ऊर्जा हमें यह प्राप्त होगी, एंड यहां से हम KT को सिग्मा से बाहर ले लेते हैं, क्योंकि K हमारा कांस्टेंट है जो कि बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, एंड T टेम्परेचर है जो भी हमारा कांस्टेंट है। सो ई बार इक्वल टू KT सिग्मा NX एक्सपोनेंशियल माइनस NX डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्सपोनेंशियल माइनस NX। नाउ ई बार की वैल्यू हमको ये मिली है, ये क्या हो जाएगा, ई बार इक्वल टू x KT, ये x को हमने बाहर ले लिया, सो x KT, एंड यहां पर जो बचा हुआ है सिग्मा n एक्सपोनेंशियल माइनस NX। सो सिग्मा n e रेज़ टू माइनस NX को हमने माइनस d बाई डी एक्स ऑफ सिग्मा e रेज़ टू माइनस NX लिखा है, क्योंकि अगर हम एक्सपोनेंशियल माइनस NX का अगर डिफरेंशियल करें विद रिस्पेक्ट टू x तो वो क्या आता है, e रेज़ टू माइनस NX का डिफरेंशियल करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सो पहले e रेज़ टू x का करोगे तो e रेज़ टू x होता है, इट मीन्स एक्सपोनेंशियल माइनस NX का एक्सपोनेंशियल माइनस NX ही आएगा, फिर माइनस NX का करोगे तो माइनस n, इट मीन्स अगर इसको ओपन करते हो तो ये क्या आता है, माइनस सिग्मा NX e रेज़ टू पावर माइनस NX, और यहां पर हमारे पास में सिग्मा NX e रेज़ टू पावर माइनस NX है, इसलिए इसको हमने माइनस d बाई डी एक्स ऑफ सिग्मा e रेज़ टू माइनस NX लिखा है। तो ये जो हमारे पास में इक्वेशन थी ये हमारी इसमें चेंज हो गई है। नाउ सिग्मा e रेज़ टू पावर माइनस NX, अगर हम इसको ओपन करें तो ये क्या जाएगा, पहले n की जगह आप 0 रखो, फिर 1 रखो, फिर 2 रखो। सो 1 प्लस e रेज़ टू माइनस x प्लस e रेज़ टू माइनस 2x प्लस एंड सो ऑन, और ये क्या होता है, 1 माइनस e रेज़ टू माइनस x होल पावर माइनस 1। सो दिस विल बी 1 माइनस e रेज़ टू माइनस x होल पावर माइनस 1, और इस पावर माइनस 1 की वजह से हम इसको 1 अपॉन 1 माइनस e रेज़ टू माइनस x लिख देते हैं। सो सिग्मा e रेज़ टू माइनस x क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस e रेज़ टू माइनस x। इट मीन्स ये जो फैक्टर है ये हमारा 1 अपॉन 1 माइनस e रेज़ टू माइनस x हो जाएगा। अब यहां पर हमको सिग्मा e रेज़ टू माइनस NX का डिफरेंशियल करना है। सो
सिग्मा ई रेज टू पावर माइनस एन एक्स 1/1 माइनस ई रेज टू माइनस एक्स हो गया। तो अगर हम इसका डिफरेंशियल करें तो हमको क्या मिलेगा? सो डी बाई डी एक्स ऑफ सिग्मा ई रेज टू पावर माइनस एन एक्स, ये क्या आएगा? अगर इसको मैं x मानूं तो 1/x क्या होता है? -1/x²। सो 1/1 माइनस ई रेज टू माइनस एक्स का क्या हो जाएगा? -1/1 माइनस ई रेज टू माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब हम 1 माइनस ई रेज टू माइनस एक्स का करते हैं, तो 1 का तो 0 माइनस एज इट इज ई रेज टू माइनस एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस ई रेज टू माइनस एक्स। तो एक माइनस यहां से और इसका डिफरेंशियल हमको मिल गया माइनस ई रेज टू माइनस एक्स। इट मीन्स ये क्या बन जाएगा? ई की पावर माइनस एक्स। इट मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ सिग्मा ई रेज टू माइनस एन एक्स क्या आ जाएगा? माइनस ई रेज टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई रेज टू माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब डी बाई डी एक्स ऑफ सिग्मा ई रेज टू माइनस एन एक्स की जगह में माइनस ई रेज टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई रेज टू माइनस एक्स होल स्क्वायर लिख देता हूं, एंड सिग्मा ई रेज टू माइनस एन एक्स की जगह 1/1 माइनस ई रेज टू माइनस एक्स लिखता हूं। तो ई बार क्या आ जाएगा? माइनस एक्स के टी। सो माइनस एक्स के टी ये एज इट इज, और इसकी जगह हमने माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर लिखा है। सो ये यहां पर रख दिया, और नीचे वाले फैक्टर की जगह 1/1 माइनस ई रेज टू माइनस एक्स रखना था। सो 1/1 माइनस ई रेज टू माइनस एक्स रख दिया है। अब हम क्या करते हैं? 1 माइनस ई रेज टू माइनस एक्स से ये पावर कैंसिल कर देते हैं। मीन्स 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स यहां पर भी है और यहां पर होल स्क्वायर है, तो एक पावर हमारी कैंसिल हो जाएगी। सो ई बार क्या मिलेगा? एक्स के टी ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बन गया है। सो ई बार की वैल्यू हमको ये मिल गई। अब हम क्या करते हैं? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अंश एवं हर दोनों के अंदर ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। सो ई बार क्या हो जाएगा? एक्स के टी ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स था, और इसको हमने ई रेज टू एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है। अब ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर एक्स, तो ये क्या बन जाएगा? ई की पावर 0 जो कि 1 हो जाएगा, एंड नीचे ई रेज टू एक्स यहां पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और यहां पर ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर एक्स मीन्स ये ई की पावर 0 हो जाएगा जो कि 1 हो जाएगा। इट मीन्स आर की वैल्यू क्या आएगी? एक्स के टी डिवाइडेड बाय ई रेज टू एक्स माइनस 1। सो दिस विल बी द एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर। तो दोलित्र की औसत ऊर्जा ये होगी। सो ई बार की वैल्यू ये हमने निकाली है, एंड एक्स था एच न्यू बाई के टी। सो एक्स की वैल्यू हम वापस रखें तो एक्स की जगह आप एच न्यू बाई के टी रखोगे, और यहां पर भी एक्स की जगह एच न्यू बाई के टी रखेंगे। सो ई बार क्या आ जाएगा? एच न्यू अपॉन के टी इंटू के टी, क्योंकि के टी यहां पर ऑलरेडी है, सो के टी यहां पर आ गया, और नीचे क्या हो गया? ई रेज टू एच न्यू बाई के टी माइनस 1। नाउ के टी से के टी कैंसिल कर दो। सो ई बार क्या आएगा? एच न्यू डिवाइडेड बाय ई रेज टू एच न्यू बाई के टी माइनस 1। सो ई बार इक्वल टू एच न्यू अपॉन ई रेज टू एच न्यू बाई के टी माइनस 1। नाउ दिस इज द एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। यह दोलित्र की औसत ऊर्जा का मान आवृत्ति के पदों में है। अब अगर हमको ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी वेवलेंथ के टर्म्स में निकालनी हो तो वो क्या आएगी? सो अगर हम दोलित्र की औसत ऊर्जा का मान तरंगदैर्घ्य के पदों में ज्ञात करना चाहते हैं तो न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा। सो न्यू की जगह आप सी बाई लेमडा रख दो,
तो यहां पर भी सी बाई लेमडा और इस न्यू की जगह भी सी बाई लेमडा। सो ई बार क्या आ जाएगा, एच सी बाई लेमडा डिवाइडेड बाय ई रेज टू एच सी बाई लेमडा के टी माइनस 1। सो दिस विल बी द एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तो यह तरंग दैर्ध्य के पदों में औसत ऊर्जा है दोलित्र की, या तरंग दैर्ध्य के पदों में दोलित्र की औसत ऊर्जा का मान ई बार है, जो हम इस फॉर्मूले से देंगे। इफ h टेंड्स टू 0, अगर h की वैल्यू 0 हो, सो इफ h टेंड्स टू 0, सो e रेज टू एच न्यू बाई के टी क्या आ जाएगा, e रेज टू एच न्यू बाई के टी इज इक्वल टू 1 प्लस एच न्यू बाई के टी। सो हायर पावर जो भी थे हमने नेग्लेक्ट कर दिए हैं। सो इसके अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 1 प्लस एच न्यू बाई के टी होगी। इट मीन्स अगर हमको e रेज टू एच न्यू बाई के टी माइनस 1 निकालना है तो वो क्या आएगा, इस माइनस 1 को आप लेफ्ट में ट्रांसफर कर दो। सो एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाई के टी माइनस 1 विल बी एच न्यू बाई के टी। सो एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाई के टी माइनस 1 विल बी इक्वल टू एच न्यू बाई के टी। सो इसकी जगह हम एच न्यू बाई के टी लिख देते हैं। सो ई बार इक्वल टू एच न्यू एज इट इज, और इसकी जगह हमने एच न्यू बाई के टी लिख दिया है। अब यहां पर एच न्यू से एच न्यू कैंसिल हो जाएगा एंड के टी न्यूमिनेटर में आ जाएगा। सो ई बार इक्वल टू के टी एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर इन क्लासिकल फॉर्म। तो चिरसम्मत यांत्रिकी में दोलित्र की औसत ऊर्जा हमारी केटी होती है। इट मीन्स दिस इज द क्लासिकल रिजल्ट, यह चिरसम्मत परिणाम है। इसका मतलब अगर h टेंड्स टू 0 हो, मीन्स अगर हम प्लांक की क्वांटम थ्योरी यूज नहीं करें तो प्लांक कांस्टेंट यूज नहीं होगा। सो अगर प्लांक की क्वांटम थ्योरी यूज नहीं करते हैं तो ई बार की वैल्यू हमको केटी मिलती है, जो कि एक्चुअल में हमारा क्लासिकल रिजल्ट था, चिरसम्मत परिणाम था। सो ई बार इक्वल टू एच न्यू अपॉन एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाई के टी माइनस 1 था, एंड इफ h टेंड्स टू 0 देन ई बार इक्वल टू के टी। h टेंड्स टू 0 रखने पर ई बार की वैल्यू के टी हो गई थी। Thus, when h tends to 0, the average energy of each oscillator obtained from Planck's hypothesis is found to equal to the energy obtained from Boltzmann's law of equipartition of energy। इस प्रकार जब h tends to 0 हो तो प्लांक की अभिधारणा से प्राप्त प्रत्येक दोलित्र की औसत ऊर्जा बोल्ट्जमान के ऊर्जा समविभाजन नियम द्वारा प्राप्त ऊर्जा के बराबर प्राप्त होती है। तो बोल्ट्जमान लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से जो एनर्जी की वैल्यू हम निकालते हैं ऑसिलेटर के लिए, सेम टू सेम एनर्जी की वैल्यू हमको प्लांक हाइपोथेसिस से मिलती है। मीन्स प्लांक हाइपोथेसिस में अगर हम h टेंड्स टू 0 कर दें, सो ऑसिलेटर की जो एवरेज एनर्जी होगी वो एनर्जी वही होगी जो कि बोल्ट्जमान के ऊर्जा समविभाजन नियम द्वारा प्राप्त होती है। इट मीन्स इन दिस केस प्लांक्स थ्योरी फॉलो द क्लासिकल थ्योरी, अर्थात इस अवस्था में, किस अवस्था में, व्हेन h टेंड्स टू 0, प्लांक सिद्धांत चिरसम्मत सिद्धांत का पालन करता है, प्लांक सिद्धांत चिरसम्मत सिद्धांत का अनुसरण करता है। नाउ प्लांक्स रेडिएशन लॉ, प्लांक विकिरण नियम, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला। प्लांक का
विकिरण सूत्र। सो प्लांक्स रेडिएशन लॉ या प्लांक का विकिरण नियम। अकॉर्डिंग टू प्लांक, the energy density of radiations emitted from a black body in the wavelength range lambda and lambda plus d lambda is given by u lambda d lambda is equal to n d lambda into e bar। प्लांक के अनुसार तरंगदैर्घ्य परास लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मध्य कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित विकिरण का ऊर्जा घनत्व u लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू n लैम्डा डी लैम्डा ई बार होता है। हियर ई बार इज द एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर। यहां ई बार दोलित्र की औसत ऊर्जा है। एंड n लैम्डा डी लैम्डा इज द नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स in the wavelength range lambda and lambda plus d lambda, or it is the number of modes of vibration in the wavelength range lambda and lambda plus d lambda। यहां n lambda d lambda तरंगदैर्घ्य परास लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मध्य दोलित्रों की कुल संख्या है, या लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंगदैर्घ्य परास में कंपन विधाओं की संख्या है। एंड इट इज 8 पाई अपॉन लैम्डा रेज़ टू 4 डी लैम्डा तथा n लैम्डा डी लैम्डा का मान 8 पाई अपॉन लैम्डा रेज़ टू 4 डी लैम्डा होता है। एंड ई बार की वैल्यू अभी हमने निकाली थी एच सी अपॉन लैम्डा डिवाइडेड बाय ई रेज़ टू एच सी बाई लैम्डा के टी माइनस 1। सो इस फॉर्मूले में हम n लैम्डा डी लैम्डा की जगह ये लिख देते हैं, एंड ई बार की जगह हम एच सी बाई लैम्डा डिवाइडेड बाय ई रेज़ टू एच सी बाई लैम्डा के टी माइनस 1 रख देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, u लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू 8 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा रेज़ टू 4 डी लैम्डा इंटू एच सी अपॉन लैम्डा डिवाइडेड बाय ई रेज़ टू एच सी बाई लैम्डा के टी माइनस 1। नाउ ये लैम्डा एंड लैम्डा रेज़ टू 4 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो u लैम्डा डी लैम्डा क्या होगा, 8 पाई एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा रेज़ टू 5 ई रेज़ टू एच सी बाई लैम्डा के टी माइनस 1 डी लैम्डा। एंड दिस इज द प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। यह तरंगदैर्घ्य के पदों में प्लांक का विकिरण नियम है या प्लांक का विकिरण सूत्र है। सो अभी हमने ये फॉर्मूला निकाला था। दिस इज एक्चुअली प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। यह वास्तव में तरंगदैर्घ्य के पदों में प्लांक विकिरण सूत्र है या प्लांक विकिरण नियम है। नाउ अगर इस फॉर्मूले की वैल्यू हमको इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो यदि यही सूत्र हमें आवृत्ति के पदों में ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, सिंस लैम्डा इक्वल टू c by nu, here c is the velocity of radiation and nu is the frequency। यहां पर c विकिरण का वेग है जबकि nu विकिरण की आवृत्ति है। अब अगर हम इसका डिफरेंशियल करें तो डी लैम्डा क्या आ जाएगा, माइनस सी बाई न्यू स्क्वायर डी न्यू। एंड अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लें तो वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड डी लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन न्यू स्क्वायर डी न्यू। तो अब इस फॉर्मूले में हम लैम्डा को सी बाई न्यू से रिप्लेस कर देते हैं एंड डी लैम्डा को सी बाई न्यू स्क्वायर डी न्यू से रिप्लेस करते हैं। सो यू न्यू डी न्यू क्या हो जाएगा,
यू न्यू डी न्यू इक्वल टू 8 पाई एच सी एज इट इज। लैम्डा की जगह हम सी बाई न्यू रखते हैं, सो सी बाई न्यू होल पावर 5 और ई की पावर एच सी बाई लैम्डा के टी क्या हो जाएगा, ई रेज टू एच न्यू बाई के टी -1 एज इट इज। और इस डी लैम्डा को हमने सी बाई न्यू स्क्वायर डी न्यू रखा है, सो सी बाई न्यू स्क्वायर डी न्यू। नाउ ये सी एंड ये सी स्क्वायर हो गया और यहां पर सी की पावर 5 है, तो सी स्क्वायर से सी रेज टू 5 कैंसिल करोगे तो नीचे सी क्यूब आएगा। अब यहां पर न्यू स्क्वायर और यहां पर न्यू की पावर 5, इट मीन्स यहां पर हमको न्यू क्यूब मिलेगा जो न्यूमिनेटर में चला जाएगा या अंश में चला जाएगा। सो यू न्यू डी न्यू क्या आ जाएगा, 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब ई रेज टू एच न्यू बाई के टी -1 डी न्यू। यह आवृत्ति के पदों में प्लांक विकिरण सूत्र है। सो दिस इज द प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। यह आवृत्ति के पदों में प्लांक विकिरण सूत्र है तथा इसे प्लांक विकिरण नियम भी कहते हैं। सो दिस इज द प्लांक्स रेडिएशन लॉ इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ एंड दिस इज द प्लांक्स रेडिएशन लॉ इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यह तरंगदैर्ध्य के पदों में प्लांक विकिरण नियम है, जबकि यह आवृत्ति के पदों में प्लांक विकिरण नियम है। नाउ एक फॉर्मूला हमने ये निकाला था, एक फॉर्मूला हमारा ये था। अब हम क्या करते हैं, लैम्डा एंड यू लैम्डा के बीच में ग्राफ खींचते हैं। इसी टाइप से अगर हम न्यू एंड यू न्यू के बीच में ग्राफ खींचे तो वो क्या आएगा, ये कर्व कुछ इस टाइप से हमको मिलता है। सो दिस इज द कर्व बिटवीन लैम्डा एंड यू लैम्डा। तो तरंगदैर्ध्य तथा यू लैम्डा के मध्य यदि हम वक्र खींचे तो वक्र में कुछ इस प्रकार प्राप्त होता है। तो ये जो सॉलिड कर्व है या ये जो ठोस वक्र है, दिस इज एक्चुअली द प्लैंक्स लॉ। यह वास्तव में प्लांक नियम के अनुसार प्राप्त होता है। तो इस फॉर्मूले में अगर हम लैम्डा एंड यू लैम्डा के बीच में कर्व खींचते हैं तो ये सॉलिड लाइन मिलती है। इट मींस अगर वेवलेंथ की वैल्यू कम हो तो ये वीन्स लॉ को फॉलो करता है एंड वेवलेंथ की अगर वैल्यू ज्यादा हो तो ये रेलेजेंस लॉ को फॉलो करता है। यह वक्र तरंगदैर्ध्य के अल्प मान पर वीन नियम का पालन करता है, जबकि यदि तरंगदैर्ध्य का मान अधिक हो तो यह रेलेजीन नियम का पालन करता है। इट मींस ये जो एक्सपेरिमेंटल कर्व है ये वेवलेंथ की हर रेंज में वैलिड है, तरंगदैर्ध्य के हर परास के लिए मान्य है। द ग्राफ बिटवीन यू लैम्डा एंड लैम्डा और यू न्यू एंड न्यू obtained from Planck's radiation law or Planck radiation formula is found to agree well with the experimental curve of black body. प्लांक विकिरण नियम या प्लांक विकिरण सूत्र से यदि यू लैम्डा एवं लैम्डा के मध्य या यू न्यू एवं न्यू के मध्य यदि वक्र खींचा जाए तो यह वक्र कृष्णिका के प्रायोगिक वक्र से मेल खाता है। सो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ से अगर हम यू लैम्डा एंड लैम्डा के बीच में या यू न्यू एंड न्यू के बीच में अगर कर्व खींचे तो वो कर्व वही प्राप्त होता है जो कि ब्लैक बॉडी के लिए एक्सपेरिमेंटल कर्व हम ड्रॉ करते हैं या कृष्णिका के लिए प्रायोगिक वक्र खींचते हैं। Thus, the Planck's quantum theory successfully explained the energy distribution curve of black body. इस प्रकार प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कृष्णिका के ऊर्जा वितरण वक्र को भली भांति समझाता है। सो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से हम
एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर सकते हैं, ब्लैक बॉडी के एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर सकते हैं. So here we end our lecture. In today's lecture, we have discussed about Planck's quantum theory, means Planck's quantum hypothesis, average energy of oscillator, and finally we get the Planck's radiation formula. So goodbye.